हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, इस चैप्टर को हम एक एक लाइन स्टडी करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हो उसको नहीं छोड़ पाएंगे। हम पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो इससे संबंधित जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो गया या एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, इसके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी हम इसके जितने भी एक एक लाइन जो स्टेटमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है जो बीच में से क्वेश्चन आ जाता रहता है। चलिए पढ़ते हैं कि प्राचीन भारतीय एक ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों में सदैव चकित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। 500 ईसा पूर्व भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, इसको कणाद के नाम से जानते हैं, ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। अतः अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को इन्होंने परमाणु कहा। तो परमाणु का परिभाषा यहाँ से क्या मिलता है कि परमाणु को सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो 500 ईसा पूर्व में एक महर्षि थे जिसका नाम था कणाद, जिन्होंने यह कहा कि किसी भी पदार्थ को अगर हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं तो उसकी एक सीमा होती है, लास्ट में वो उससे छोटा नहीं हो सकता है। और जो सबसे छोटा होगा, जहाँ से वो छोटा नहीं हो सकता है, जो सबसे छोटा होगा वह सबसे सूक्ष्मतम कण होगा, जो अविभाज्य होगा, जिसको हम विभाज्य नहीं कर सकते। और जिसको हम विभाज्य नहीं कर सकते उसको क्या कहा गया? परमाणु कहा गया। ये भारतीय दार्शनिक थे जिसका नाम था कणाद, महर्षि थे वो। फिर आगे चलता गया इसका रिसर्च, कहा गया एक भारतीय दार्शनिक, फिर इसके बाद आया भारतीय ही थे उन्होंने, जिसका नाम था पकुदा कत्यायाम। पकुदा कत्यायाम ने इस बात को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान होते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं डेमोक्रिटस और लियूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो यह ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्होंने इन अविभाज्य कण को परमाणु कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों में आधारित थे। मतलब लास्ट तक यही कहा गया कि जो विभाजित नहीं होगा वह क्या होगा? परमाणु कहलाएगा। ये सभी सुझाव और सभी दार्शनिक ने मान भी लिया। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी में तक कोई अधिक प्रयोगात्मक प्रयोग नहीं किया। मतलब ये 500 ईसा पूर्व हुआ था काम, लेकिन 500 ईसा पूर्व के बाद अब जो 18वीं शताब्दी और 500 ईसा पूर्व के बीच में कोई ऐसी प्रयोग या कोई ऐसा सर्च नहीं हुआ था जिससे परमाणु के बारे में और विश्लेषण कर दिया जा सके और जानकारी हासिल कर जा सके। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्व एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने में इच्छुक हुए कि तत्व कैसे काम करता है, तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। तब जब तत्व परस्पर संयोग करते थे तब क्या होता है? वैज्ञानिक अंतोला एल लवाइजिए, इसको हम लेवोजियर भी कहते हैं, इसको लेवोजियर के नाम से, एंटोनियो एल लेवोजियर के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में जो लिखा हुआ है अंतवा एल लवाइजिए, लेकिन हम लोग लेवेजियर पढ़ते हैं, ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसे रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार माना गया। अब से पूछा भी जाएगा कि रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जो जनक है, रसायन विज्ञान का जो पिता है, उसको एल लेवोजियर को माना जाता है। उन्होंने कहा कि रासायनिक संयोजन के नियम दिया
उन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम दिया। लवैजियर एवं जोसेफ एल फ्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रयोग करने के बाद रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम दिए। पहला नियम दिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है? जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अगर हम देखें, अगर यहाँ पर क्रियाकलाप के रूप में देखा जाए तो निम्न X एवं Y रसायनों का युगल लीजिए, यानी X हो गया, एक Y हो गया, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। अब इसमें क्या करना है, इसको रिएक्शन कराने के बाद लास्ट में हमें जो मिलता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा मास का, वो मास परिवर्तन नहीं होगा, खाली बदलेगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम है क्या कह सकता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हमें पता चलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। दूसरा अगला था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम लवैजियर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर बना होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर बना होता है। चलिए आइए पढ़ते हैं आगे है कि स्थिर अनुपात का नियम। लवैजियर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से नहीं निर्मित होता है। इस प्रकार कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1 और 8 होता है। ठीक है, अगर हम जल और हाइड्रोजन जल में अगर जल वाला यौगिक में देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात द्रव्यमानों का अनुपात होता है वो हमेशा कितना होता है? 1:8 होता है। चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, चाहे वो नदी से लाया गया पानी हो, चाहे कल से या झील से कहीं से भी पानी लाया गया हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, ऐसे मतलब ये मिला देते तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है मेरा जल। इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया? 2, इसका द्रव्यमान 2 हो गया। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16, तो 16 हो गया। अगर इसको हम रेशियो में लाएंगे तो क्या होगा? 1:8। किसी भी पानी का अगर हम द्रव्यमान अनुपात निकालेंगे तो उसका 1 और 8 ही होने वाला है, चाहे जल कहीं से भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। इस प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14 और 3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो। अब देखिए अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो अमोनिया का जो परमाणु द्रव्यमान है कितना है? 14 है। और हाइड्रोजन के कितना है? 1 है। इसमें 3 है तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो इस प्रकार से इसका द्रव्यमान हमेशा कितना रहेगा? 14 और 3 के अनुपात में ही रहेगा, चाहे अमोनिया कहीं से किसी चीज़ से निर्मित हो। उपरोक्त उदाहरण से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। निश्चित अनुपात का नियम मतलब उसका अनुपात निश्चित रहेगा। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। कहा था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में ही विद्यमान रहते हैं। जैसे अगर H2O में अगर हाइड्रोजन क्या एक तत्व है, ऑक्सीजन क्या एक तत्व है, तो एक निश्चित अनुपात में ही रहेगा सदैव। ये नहीं कि यहाँ पे H3 लगा देंगे तो ये पानी रहेगा, ये फिर दूसरा चीज़ और बन जाएगा। अगर ऑक्सीजन की जगह पर अगर O2 लगा देंगे तो फिर ये पानी नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी यौगिक में अगर हम देखते हैं तो तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में ही रहेगा, उसके उसका द्रव्यमान जो होगा हमेशा निश्चित रहेगा। अगर पानी का 1:8 की जगह पर अगर 2:15 हो जाता है या 5 हो जाता है तो फिर पानी नहीं रहेगा, कुछ और चीज़ बन जाएगा, इसका रासायनिक गुण अलग रहेगा। जॉन डाल्टन का जन्म, अब जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि जॉन डाल्टन का बहुत ही बड़ा योगदान है
परमाणु सिद्धांत को खोजने में, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ ही रहे हैं परमाणु। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 1766 याद रखिएगा। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। जैसे होता है ना कि वो टीचर जैसे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, पढ़ने के लिए पैसे नहीं तो कुछ बच्चे को पढ़ाते हैं, फिर अपना जीवन यापन करते हैं। इससे पता चलता है कि जॉन डाल्टन भी बचपन में सियान हो गए थे। तो 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए। वाह रे वाह! मैं कहने का मतलब कि 12 साल की उम्र में शिक्षक और 7 साल के बाद प्रिंसिपल, यानी 19 साल में किसी इसके स्कूल का क्या प्रिंसिपल बन गया था जॉन डाल्टन। तेज रहा होगा। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोधकर्ताओं में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत का प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। जब परमाणु की बात हो जाता है तो वहाँ पे डाल्टन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। दार्शनिकता मतलब भगवान के रूप में। कहता द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाजकता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिक के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। ठीक है, जो हमारे पूर्वज करके गए उसका नाम हम भी देंगे। लेकिन आगे देखिए डाल्टन क्या क्या कारनामा करता है। परमाणु नाम दिया, ठीक है, उसे डाल्टन ने भी क्या नाम दिया? परमाणु नाम ही दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। रासायनिक संयोजन के नियमों पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम को युक्ति संगत व्याख्या की। ठीक है, इसके बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, कुछ सूक्ष्म कण से बने होते हैं। किससे से बने होते हैं? सूक्ष्म कण से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, किससे बने होते हैं? सूक्ष्म कण से। और वो सूक्ष्म कण को क्या हम कहेंगे? परमाणु कहेंगे। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा। कहा कि सभी द्रव्य, जितने भी द्रव्य है, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। जितने भी दुनिया के कोई भी द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है, परमाणु से बना हो, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है, न ही विनाश होता है। ये तो पहले भी सब आदमी कर चुका था कि जो सबसे सूक्ष्म कण होता है पदार्थ का, वो क्या होता है? परमाणु होता है। और ये बर्बाद नहीं होता है, नहीं विनाश होता है, नहीं सृजित होता है। ये खाली ट्रांसफॉर्मर होता है। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कहता है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग गुण है, इसके परमाणु द्रव्यमान भी अलग है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान अलग है, उसका प्रॉपर्टीज भी अलग है। ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज अलग है, परमाणु द्रव्यमान भी अलग है। क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, चाहे पोटेशियम हो गया, चाहे फास्फोरस हो गया, चाहे कैल्शियम हो गया, चाहे सोडियम हो गया, इन सब का परमाणु द्रव्यमान भी अलग है और इसकी गुण भी अलग है। तो यही कहता है। फिर
भिन्न भिन्न तत्वों के, अच्छा ये तो हो गया, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करता है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष एवं संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं किसी भी यौगिक में। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो हम ये पढ़े हैं, अभी तो डाल्टन की डिफिनीशन हो तब, चाहे वो कनाड का हो तब, चाहे और भी जो वैज्ञानिक के नाम सुने हैं, प्राउस्ट का नाम सुने हैं, ये सब जो है कहा था कि कोई भी वस्तु किससे बना हुआ है, पदार्थ से ही बना हुआ है। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु किस नियम का फॉलो करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है और स्थिर अनुपात का नियम का पालन करता है। और स्थिर अनुपात के नियमों को सबसे पहले जो है डाल्टन ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया और उन्होंने अपना 5-6 पॉइंट दिया, जो इस वीडियो में हम चर्चा किए हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परमाणु को और क्या विभाजित किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो आगे जब विभाजित किया जा सकता है तो कितने भागों में विभाजित किया सकता है और उसका नाम क्या होगा। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि दुनिया की कोई भी वस्तु बना हुआ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। वो छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। आगे चैप्टर में पढ़ेंगे परमाणु क्या है, परमाणु को और कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। और अगर इसका जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हम एक और वीडियो में लाएंगे जिसमें इसमें से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन रहेगा उसको हम बनाएंगे। जैसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिरहित निश्चित अनुपात के नियम को व्याख्या करता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान का संरक्षण को नियम का प्रमाण करता है। हालांकि हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। और हम ये भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि परमाणु क्यों कितने भागों में बांटा जा सकता है।